स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की मूल धारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं। अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है या तो वह दैत्य है अथवा भगवान। समाज के बिना मनुष्य का सामाजिक, नैतिक व शारीरिक विकास नहीं है। समाजशास्त्र मानव समाज को संपूर्ण व्यवस्था, उसके क्रमिक विकास, गठन, विद्यमान सामाजिक कार्य प्रणाली तथा उसमें होने वाले क्रमिक परिवर्तन और भावी परिवर्तन की आवश्यकताओं तथा इन सब के साथ व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में सदैव प्रयत्नशील रहता है। सबसे अच्छा परिवार वही है जहां भलाई, परोपकार एवं सत्य के आचरण का व्यवहार किया जाता है। समाज तथा मनुष्य की क्या पारस्परिक प्रतिक्रियाएं होती हैं तथा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे होता है, यह समाजशास्त्र का विषय है। समाजशास्त्र लोगों, समुदाय और मानवीय क्रियाओं का जो समाज के किसी समुदाय एवं संस्था से संबंध होता है, अध्ययन कराता है। इसका संबंध समाज की उत्पत्ति से भी है। समाज की वे तमाम संस्थाएं जैसे धर्म, परिवार, राज्य, शिक्षा एवं मनोरंजन आदि भी इससे संबंध होती हैं। समाजशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र महान समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे इनके जन्मदाता माने जाते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1836 ईस्वी में किया था। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों सोशियो और लॉजी से मिलकर बना है। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस तथा लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगो शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या अध्ययन है। समाजशास्त्र की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जेसबर्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान में परिभाषित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज में होने वाले प्रत्येक घटना और उसके विकास एवं विषय क्षेत्र के प्रत्येक पहलू का समूल रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शारीरिक शिक्षा एवं समाजशास्त्र, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक विकास के लिए सदैव तत्पर रहती है। समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कराता है और सीधे तौर पर शारीरिक शिक्षा की स्पष्ट रूप से मदद करता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि समाजशास्त्र शारीरिक शिक्षा को उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्णतः सहयोग करता है। शारीरिक शिक्षा भी समाजशास्त्र की तरह दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। शारीरिक शिक्षा जीविका अर्जित करने की तैयारी में मेहनत युक्त एवं उत्साही जीवन बिताने में सहायक होती है। सामाजिकता में सबसे अधिक वृद्धि खेलों के द्वारा ही होती है और एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव पैदा करती है। शारीरिक शिक्षा खेलों के नियमों के माध्यम से मानवीय संबंधों को जोड़कर एवं सुरक्षित रखती है। जब भी कोई टीम किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है तो खेलों के नियम के साथ साथ सामाजिक नियमों का भी पालन करती है। समाजशास्त्र की प्रकृति और शारीरिक शिक्षा, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। प्रत्येक की प्रकृति यद्यपि एक वाद विवाद का विषय है, फिर भी रॉबर्ट बॉर्स्टेड का मानना है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। इसी तरह शारीरिक शिक्षा की प्रकृति के विषय में भी वाद विवाद है, किंतु शारीरिक शिक्षा भी वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर ही कार्य करता है। समाजशास्त्र की प्रकृति को निम्न विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। 2. समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। 3. समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। 4. समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभविक विज्ञान है। 5. समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं। 6. समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में रॉबर्ट बोरस्टेड द्वारा बताई गई विशेषताएं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त और सामान्य होने के साथ साथ तार्किक तथा अनुभव आश्रित भी है। यह प्राकृतिक विज्ञान, विशेष विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान तथा मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति की ये तमाम विशेषताएं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः सहयोग करती हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी व शिक्षक भी अपना समय समाज में ही व्यतीत करता है और उसके सामाजिक गुणों पर समाज का प्रभाव लाजमी है। समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र एवं शारीरिक शिक्षा, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को तथा विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उदाहरणतः अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण में एवं शारीरिक शिक्षा शारीरिक दृष्टिकोण से घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र स्कोप तथा शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र आपस में काफ़ी सामंजस्य रखते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, वहीं शारीरिक शिक्षा व खेल भी सामाजिक प्रभाव व सामूहिक अनुभव के आधार पर कार्य करता है, जिनको निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। 1. खेलों से मित्रता, सुप्रसिद्धता एवं नेतृत्व का विकास होता है। 2. खेल स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का विकास करता है। 3. खेल सामाजिक संतुलन एवं स्वाभाविकता लाता है। 4. खेलों से शारीरिक और मानसिक तनाव दूर होते हैं। 5. खेलों से अनुशासन एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। 6. खेल आपसी भाईचारे की भावना व एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शारीरिक शिक्षा और खेलों में भाग नहीं लेते हैं, उनके व्यक्तित्व के लक्षण कुछ इस तरह के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सदैव हीन भावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार हमेशा नकारात्मक लक्षणों का प्रदर्शन करता है। 3. समाज व विद्यालयों में भी सहपाठियों व सहयोगियों द्वारा उनकी सामाजिक दृष्टिकोण से वांछनीय मान्यता नहीं होती। 4. ऐसे बच्चों में किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के गुण नहीं होते हैं। 5. ऐसे व्यक्ति अकेला रहना अधिक पसंद करते हैं एवं वे समूह में आने से घबराते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति समाजशास्त्र में काम करते हैं, वे निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रयोजनों से संबंध रखते हैं। 1. सामाजिक संस्थाओं एवं सामुदायिक जीवन पर तथा विभिन्न व्यक्तियों पर शिक्षा का क्या प्रभाव होता है और शिक्षा से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं व्यवहार किस प्रकार प्रभावित होता है। 2. विद्यालय का समाज की अन्य संस्थाओं से क्या संबंध होता है। 3. वे मानवीय संबंध जो विद्यालय में छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच होते हैं, किस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होने वाले व्यक्ति के व्यवहार और उससे संबंध ऊपर उल्लेखित अन्य बातें स्पष्टतः समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा के घनिष्ठ संबंधों की ओर इंगित करती हैं। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को जीवन के समस्त सार्थक अनुभवों में से होकर गुजरने तथा उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में वास्तविक जीवन मूल्यों के अनुरूप सकारात्मक आचरण के विकास की प्रक्रिया है और समाजशास्त्र व्यक्ति के समग्र व्यवहारों से संबंधित वास्तविक जीवन आवश्यकताओं को उद्घाटित करता है।
ऐसी स्थिति शारीरिक शिक्षा अपनी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को कराए जाने वाले अनुभवों का आधार समाजशास्त्र से प्राप्त करती है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों, प्रयोजनों आदि तथा उसके कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के चयन और निर्धारण का आधार भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु से प्राप्त होता है। सामान्य रूप में मानव जीवन तथा विशिष्ट रूप में शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में समाजशास्त्र की इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझ लेने पर यह बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि शिक्षा सारणी के सभी स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का नियोजन आयोजन समाजशास्त्र द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाए। सोसाइटी एंड कल्चर। सबसे पहले समाज के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटी, समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूह से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सदस्यता का भाव रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। गाइडिंग के अनुसार समाज एक संगठन है जिसके अनुसार औपचारिक संबंधों का एक ऐसा मेल पाया जाता है जिसके तहत सभी विषय एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज जो सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं और जिनके बीच रीति रिवाजों, आदतों, इच्छाओं की सामाजिक विरासत है। कल्चर। कल्चर संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कल्चर। शाब्दिक रूप से संस्कृति शब्द का उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुआ है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत, रिफाइंड। इस प्रकार संस्कृति का संबंध किसी भी ऐसे तत्व से है जो व्यक्ति का परिष्कार, रिफाइनमेंट कर सके। एक दूसरी व्यवस्था के अनुसार संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया। शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से न होकर सामाजिकता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही संस्कृति है। रॉबर्ट बिरस्टेड। रॉबर्ट बिरस्टेड के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। उपरोक्त परिभाषा में संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संस्कृति जैविकीय विरासत से संबंधित क्रियाएं की हैं। उन्हीं के द्वारा संस्कृति की उत्पत्ति होती है और आगे होने वाले प्रत्येक क्रिया से संस्कृति का स्थायित्व प्राप्त होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। लुंडबर्ग की पुस्तक सोशियोलॉजी में संस्कृति की प्रकृति और विषय वस्तु को अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आपके अनुसार संस्कृति को उस व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम सामाजिक रूप से प्राप्त और आगामी पीढ़ियों को संचरित कर दिए जाने वाले निर्णयों, विश्वासों, आचरणों तथा व्यवहार के परंपरागत प्रतिमानों से उत्पन्न होने वाले प्रतीकात्मक और भौतिक तत्वों को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति के लक्षण व विशेषताएं। ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं।
सीखा हुआ व्यवहार। लुडवर्ग का कथन है, संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों अथवा जैविकीय विरासत से संबंधित नहीं होती, बल्कि वह सामाजिक सीख व अनुभवों पर आधारित है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक अनुभव व प्रत्येक आविष्कार संस्कृति का अंग बन जाता है। 2. हस्तांतरित होने वाले गुण, ट्रांसमिसिव। संस्कृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होने वाले विशेषता पाई जाती है। यद्यपि पशुओं के भी अनेक व्यवहार सीखे हुए होते हैं, लेकिन वे इस सीख को भावी पीढ़ी के लिए संचरित ट्रांसमिट नहीं कर सकते। प्रत्येक पीढ़ी के अनुभव बढ़ते रहने के कारण संस्कृति भी परिष्कृत होती रहती है। उदाहरण के लिए, आरंभिक समय में बैलगाड़ी ही भौतिक संस्कृति का प्रमुख अंग थी। मानव अनुभव में निरंतर वृद्धि होने के कारण आज वायुयान और हजारों मील प्रति घंटा की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान भौतिक संस्कृति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 3. समूह का आदर्श। प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को आदर्श मानता है। सामूहिक आदतों और व्यवहार के ढंगों से संस्कृति का निर्माण होता है। इन व्यवहारों में समूह के आदर्श नियम घुले मिले रहने के कारण संस्कृति भी उस समूह के लिए एक आदर्श बन जाती है। व्यक्ति दूसरे समाजों की संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को कहीं अधिक उच्च और अलौकिक समझते हैं। 4. सामाजिकता का गुण। संस्कृति एक सामाजिक घटना है। इसका विकास मानवीय अंतरक्रियाओं के माध्यम से होता है। संस्कृति पर किसी एक या दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं, बल्कि संपूर्ण समूह का अधिकार होता है। संपूर्ण समूह के व्यवहारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति में सभी सामाजिक गुणों का समावेश होता है, जैसे प्रथा, परंपरा, धर्म, कानून, लोकाचार, जनरीति, आविष्कार, कला, साहित्य, भाषा इत्यादि। 5. अनुकूलन का गुण। प्रत्येक स्थान की संस्कृतियाँ विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं जिनकी सहायता से वहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से अनुकूलन किया जा सके। उदाहरण के लिए, टुंड्रा अथवा ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति इस प्रकार की है जिसमें बर्फ और ठंडे तूफानों के बीच भी रहा जा सके। भारतीय संस्कृतियों के विभिन्न प्रतिमान जैसे खान पान, भोजन, वस्त्र आदि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों से अनुकूल रहने के लिए उपयोगी हैं। 6. आवश्यकता पूर्ति का गुण। संस्कृति की प्रत्येक इकाई व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता को अवश्य पूरा करती हैं। कभी कभी संस्कृति का कोई अंग बाहरी रूप से बेकार मालूम होता है, लेकिन संपूर्ण संस्कृति ढांचा में उसका महत्व अवश्य होता है। संस्कृति की इसी विशेषता को मेलिनास्की ने संस्कृति का कार्यात्मक पक्ष कहा है। 7. प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक। प्रत्येक समाज और सामाजिक और भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण वहाँ की संस्कृति भी भिन्न होती है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं में भिन्नताएं होने के कारण व्यक्तियों में विचार करने व व्यवहार करने के ढंग भी पृथक होते हैं, और इस प्रकार संस्कृति का अभौतिक पक्ष प्रत्येक समाज में एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलता है। सैद्धांतिक रूप से सभी समाजों में व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और मूल प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं समान होती हैं, पर उनकी मनोवृत्तियां, सामाजिक मूल्यों तथा परंपराओं में भिन्नता होने के कारण उनकी संस्कृति का रूप दूसरे समाजों की संस्कृति से भिन्न हो जाता है। 8. संस्कृति अधिव्यक्तित्व तथा अधिसावयवी। कल्चर इज ए सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। संस्कृति व्यक्ति की शक्ति से ऊपर है। संस्कृति व्यक्ति की शक्ति से ऊपर है, क्योंकि व्यवहार यह किसी एक व्यक्ति के व्यवहार का परिणाम न होकर सामूहिक व्यवहार की उपज होती है। व्यक्तिगत व्यवहार उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन सामूहिक व्यवहार
हजारों वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। लिपर्ट के अनुसार संस्कृति व्यक्ति से ऊपर होने के साथ ही अधिसावयवी भी है। सावयवी का अर्थ है उन जैविकीय विशेषताओं से है जिनकी सहायता से व्यक्ति सामाजिक मानव बन सका और संस्कृति का निर्माण कर सका। मनुष्य के समुदाय में सामाजिक व्यवहार तथा मानदंड को संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्यक्त गुणों के समग्र रूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। मनुष्य स्वभाव प्रगतिशील प्राणी है। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति का निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। 1. समाज और संस्कृति। समाज मानवीय अंततः है। मानवीय क्रियाएं चेतन और अचेतन दोनों स्थितियों में अभिप्राय होती हैं। व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयास की अभिव्यक्ति है। उसकी कुछ नैसर्गिक और अर्जित आवश्यकताएं होती हैं, काम, सुरक्षा, सुविधा आदि। इनकी पूर्ति के अभाव में व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। वह इनकी पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता। अतः इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने एक समष्टि व्यवस्था को विकसित किया है जिसे हम समाज के नाम से संबोधित करते हैं। संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यताएं कहलाती हैं। परंतु इसमें संस्कृति भी सूचित होती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज में तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। संस्कृति गतिशील होती है। मानव ही संस्कृति का निर्माण है। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और साथ ही संस्कृति मानव को मानव बनाती है। उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के संस्कार संबंधित कारक आते हैं जिनके कारण ही मनुष्य जानवरों की तुलना में अलग है। जैसे क्या बोला जाए, क्या खाया जाए, किस तरीके से बोला जाए, क्या पहना जाए, किस तरीके से पहना जाए। सामाजिक स्वीकार्य तथा पहचान, सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन। इसके अंतर्गत सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी कई सामाजिक समूहों, सामाजिक नियमों तथा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं का जोड़ है। सोसाइटी किसी एक निश्चित उद्देश्य को सामने लेकर चलती है। समाज में किसी का अनुमोदन तथा उसकी पहचान एक अहम क्रिया है। आज के युग में समाज को वही व्यक्ति स्वीकार करता है जो संबंधित समाज के रीति रिवाजों को समझता हो, समाज के संस्कारों को समझता हो, समाज की बोली को समझता हो आदि। हर व्यक्ति अपने को ऐसा चाहता है कि समाज उसे स्वीकार करे और पहचाने। समाज में स्वीकार तथा पहचान निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर है। 1. वह व्यक्ति सामाजिक हो। 2. समाज की हर प्रकार की समस्या में सहभागिता रखता हो और समस्या का हल निकालने में भरसक प्रयास करता हो। 3. उसका पहनावा, बात करने का तरीका, दूसरों को सम्मान देना आदि विशेषताएं उसे विशेष पहचान देती हैं। 4. उसकी जीवन जीने की जीवन शैली साधारण हो। 5. समाज के विकास की सोच रखता हो। 6. जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा उसे समाज में स्वीकार किया जाता है और उसे अच्छी पहचान मिलती है। 7. ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से समाज स्वीकार करता है उसे और उससे पहचान उसे मिलती है। 8.
युवाओं को इज्जत देना, उपदेश देना आदि से समाज प्रभावित होता है और समाज स्वीकार करता है। 9. सही आचरण व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, चरित्र। 10. बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये सारी बातें हैं, जिस व्यक्ति के अंदर में ये सारी खूबियां होंगी उसे समाज स्वीकार करता है। सामाजिक एकीकरण और सशक्ति, सोशल इंटीग्रेशन एंड कोहेसिवनेस। सामाजिक एकता से तात्पर्य समाज में रह रहे लोगों में आपसी एकता से है। सामाजिक एकता में वे सभी पहलू आते हैं जिनके माध्यम से आपसी भाईचारा बढ़ता है। ये सभी पहलू निम्नलिखित हैं। 1. अनुशासन, जिम्मेदारी, टीम भावना, फीलिंग अप टुगेदरनेस, जिम्मेदारी की भावना को निभाना, देश प्रेम, एकजुटता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे को बढ़ाना, ईमानदार आदि। जब आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार अच्छे हो जाते हैं तो एक छोटा सा समूह बन जाता है और ऐसे ही छोटे छोटे समूह से मिलकर एक बड़ा समूह बन जाता है और यह बड़ा समूह कोहेसिवनेस कहलाता है। कोहेसिव से तात्पर्य कई व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि व्यक्तियों में सामाजिक एकता से संबंधित पहलुओं के आधार पर एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। बन जाना कोहेसिवनेस कहलाता है। खेल एवं खेल कूद मानव की सांस्कृतिक विरासत। आज से लाखों वर्ष पूर्व जब सृष्टि का उद्भव हुआ और मानवीय सभ्यता अस्तित्व में आई, तब से ही शारीरिक क्रियाएं मानव का एक अभिन्न अंग बनी हुई हैं। मानव की ये प्रारंभिक शारीरिक क्रियाएं ही धीरे धीरे वास्तव में खेल एवं खेलकूद का आधार बनी। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक शारीरिक क्रियाओं का परिमार्जन रूप ही आधुनिक खेल एवं खेलकूद है। मानव ने जब समूहों में रहना प्रारंभ किया तो उसने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए विभिन्न रक्षात्मक शारीरिक क्रियाओं जैसे मल्ल युद्ध, भाला फेंकना, शिकार खेलना आदि को सीखा। समूह में रहने के कारण मानव सामाजिक हो गया और इसी सामाजिकता के चलते उसने विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियां, रिक्रिएशनल एक्टिविटी को भी अपना लिया, जिनमें चौपड़, शतरंज, रथ दौड़, जानवरों की लड़ाई, नृत्य, गायन, लयात्मक जिम्नास्टिक आदि शामिल थे। इन मनोरंजनात्मक गतिविधियों से एक दूसरे के पास आता चला गया और उनमें विचारों का आदान प्रदान हुआ, जो कि मानव की बौद्धिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। मानवीय सभ्यता के और अधिक विकसित होने पर व्यक्ति ने खेलों, इंडिविजुअल इवेंट को भी खेलना प्रारंभ कर दिया। खेलें मानव की अनमोल संस्कृति विरासत है। खेल मानव की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। इस कथन को हम निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट कर सकते हैं। वैदिक काल से प्राप्त विरासत। 2000 से 1000 ईसा पूर्व के इस काल ने मानव जाति को खेलों की विरासत के रूप में कई अनमोल चीज़ें प्रदान की हैं। प्राणायाम मानव जाति की इसी काल की देन है, जिसने शारीरिक शिक्षा के पूर्ण ढांचे को बदल दिया था। प्राणायाम में ईश्वर ध्यान से पहले सांस रोकना आवश्यक था और यह दीर्घ आयु के लिए अच्छा समझा जाता था। इस काल ने योग के नवीन आसन और सूर्य नमस्कार भी मानव जाति को दिए। 2. महाकाव्य काल की देन। 1000 से 600 ईसा पूर्व के इस युग ने तीरंदाजी, भाला फेंकना, तलवारबाजी, कुश्ती, तैरना तथा नृत्य आदि से परिचित कराया। इस युग में तक्षशिला में तीरंदाजी के विषय को पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। 3. ऐतिहासिक काल एवं नालंदा काल। महात्मा बुद्ध के जन्म उपरांत 1560 ईसा पूर्व के युग को ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इस काल में कुश्ती, दौड़ना, उछल-कूद, भाला फेंकना तथा घुड़सवारी बहुत प्रचलित था। नालंदा काल में प्राणायाम, सूर्य नमस्कार व पैदल चलना
बहुत लोकप्रिय माना जाता था, बहुत लोकप्रिय क्रिया माना जाता था। 4. राजपूत काल से प्राप्त विरासत। इस काल में शारीरिक शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया गया। इस काल में घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, भाला फेंकना, नृत्य, संगीत आदि प्रचलन में थे। 5. मुस्लिम काल से प्राप्त विरासत। इस काल में कुश्ती, चौगान, मुक्केबाजी, कबूतरबाजी, तैराकी, शिकार, जानवरों की लड़ाई एवं व्यक्तिगत मुकाबले करवाए जाते थे। इसके अलावा चौपड़, पचीसी, शतरंज आदि भी इस काल की देन थे। अंग्रेज भी भारत में अनेक विदेशी खेले जैसे क्रिकेट, हॉकी आदि लाए तथा भारतीय खेलों जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो आदि को भी विकसित करने में सहयोग किया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि खेल एवं खेलकूद मानव जाति की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। आदिकाल से खेल अनवरत चले आ रहा है एवं आधुनिक काल में भी खेल अपने चरम पर है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि खेल एवं खेलकूद की विरासत को एक युग से दूसरे युग ने संभाल कर रखा है और इसे और अधिक संवार कर नए युग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदर्श स्थापित किया है। वर्तमान में भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संभाल कर रखने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी इस अनमोल विरासत से वंचित न रह सके। राष्ट्रीय एकता में खेल एवं खेलकूद की भूमिका। आज पूरा विश्व एवं प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न भीषण समस्याएं जैसे भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, नस्लभेद एवं आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने स्तर पर विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने से जुटा हुआ है। हमारा देश भारत भी एक विशाल देश है और यहाँ पर भी भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद व बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये सभी समस्याएं देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। भारत सरकार भी विभिन्न माध्यमों के जरिए देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में जुटी हुई है। इन सभी साधनों में खेल ही एक ऐसा सकल माध्यम है जो पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में पूर्णतः सहयोग कर रहा है। वर्तमान में खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय एकता ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। निम्न बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेल एवं खेलकूद राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बिंदु इस प्रकार है। 1. खेलों में जात पात एवं धार्मिकता का कोई स्थान नहीं। जात पात एवं धार्मिकता राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक मानी जाती है, किंतु खेलों में भाग लेने वाला जाति व धर्म को नहीं देखता, वह सिर्फ अपने राष्ट्र के गौरव के लिए खेलता है। दर्शक भी उनके खेल को जाति व धर्म से अलग हटकर सराहते हैं व उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। 2. सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। खेलों के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास किया जाता है जिससे व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे व उसमें एक दूसरे के प्रति नैतिकता की भावना विकसित होती है जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। 3. भाषावाद एवं क्षेत्रवाद पर विजय। खेल ही एक ऐसा जरिया है जिसने भाषावाद एवं क्षेत्रवाद जैसी गंभीर समस्याओं को दूर कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सर्वाधिक सहयोग दिया है। विभिन्न भाषा बोलने वाले व अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अनेक खिलाड़ी आज विभिन्न राष्ट्रीय टीमों में देश के लिए खेल रहे हैं और सभी पूरे देशवासियों के लिए आदरणीय व आदर्श बने हुए हैं। 4. आतंकवाद पर काबू पाने की कोशिश। आज आतंकवाद राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, किंतु खेल आज भी आतंकवाद को कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रही है। भारत पाकिस्तान के मध्य हॉकी व क्रिकेट मैच को इसका उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। 5. नेतृत्व का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा व खेलों के द्वारा बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। बाद में ऐसे बच्चे देश को सही दिशा देने में योगदान करते हैं और राष्ट्रीय
और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। 6. अनुशासन की भावना का विकास। खेल बच्चों में अनुशासन की भावना को जागृत करते हैं। एक खिलाड़ी का अनुशासित होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुशासित नागरिकों का होना जरूरी है। 7. हार जीत को सहने की क्षमता। खेलों में आए दिन खिलाड़ियों को हार जीत से दो चार होना पड़ता है। वे हार जीत का स्वाद चखते चखते इतने परिपक्व व मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं कि वे हारने के बाद भी विजेता टीम से प्रेम पूर्वक मिलते हैं, क्योंकि यह गुण दुश्मन का भी आदर सत्कार करना सिखाता है। जीतने की भावना। खेलों के द्वारा इंसान में जीतने की भावना का विकास होता है। प्रत्येक क्षेत्र में जीतने की यह चाहत राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है। 9. दर्द सहने की क्षमता। खिलाड़ियों में अन्य लोगों की अपेक्षा दर्द सहने की अधिक क्षमता होती है और वे शारीरिक व मानसिक दोनों की तरह दिक्कतें उठा सकते हैं, जो एक राष्ट्र के लिए शुभ संकेत होता है। 10. साहस की भावना। खेलों के द्वारा साहस की भावना का विकास होता है, जो एक राष्ट्र की एकता में मददगार होता है। नेपोलियन ने भी कहा है, लॉस द गेम इज नॉट डिफीट बट लॉस द करेज इज अ डिफीट। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि खेल आपसी भाईचारा बढ़ाने, एक आदर्श नागरिक बनाने, देश प्रेम की भावना का विकास करने आदि में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है और तमाम राष्ट्रीय समस्याओं के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता की मशाल को जलाए हुए है तथा पूरे राष्ट्र में मित्रता की भावना को पैदा कर एक सूत्र में पिरोने की दिशा में प्रयासरत है।